हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के इन दो क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। तो कई सारे स्टूडेंट को इन दो क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें जो फंक्शन दिया गया है उसका सिंगुलरिटी को हम लोगों को फाइंड करना होता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों को चेक करना होता है कि जो सिंगुलरिटी हमें मिला फंक्शन का वो क्या हमारा क्लोज्ड कर्व के इनसाइड में है या नहीं है। तो जो जो सिंगुलरिटी इनसाइड में है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग रेसिड्यू फाइंड करते हैं और सभी रेसिड्यू को सम करके 2πi से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारा जो इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें तब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो आप लोग जानते होंगे कि इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, 2πi समेशन ऑफ ऑल रेसिड्यू एट ऑल सिंगुलरिटी इनसाइड द क्लोज्ड कर्व गिवन गामा। यहां तक तो समझ होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे इसके सिंगुलरिटी को। तो सिंगुलरिटी कैसे फाइंड करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको इक्वल टू 0 पुट करके जो भी जेड का वैल्यू मिलेगा उसी को तो हम लोग सिंगुलरिटी कहेंगे। तो सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में क्या है, इसमें देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ है साइन ऑफ 1/z, यही डिनोमिनेटर में, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए जेड का वैल्यू क्या मिलता है, तो यहाँ से हमें जो 1/z का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, n पाई, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन फंक्शन n पाई में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए n का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, 1/z है। तो क्या कभी कोई भी नंबर 1 में कोई भी नंबर कभी 0 के इक्वल होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, देखिए z में से जो 0 है उसको हटा दीजिए तो वही n का वैल्यू यहाँ पे होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से z का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1 में n पाई। ठीक, तो यही हमारा जो हो गया फंक्शन का सिंगुलरिटी हो गया। n क्या है, यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक, तो इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी होगा इस फंक्शन का। अब हम लोगों ने सिंगुलरिटी फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा सिंगुलरिटी इस क्लोज्ड कर्व के इनसाइड में है। तो देखिए जो हमारा क्लोज्ड कर्व दिया है मॉड z इज इक्वल टू 1/5, ये क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि देखिए ये क्या है, ये एक सर्कल है। ठीक है, जिसका ओरिजिन क्या है, 0 0 है और इसका रेडियस क्या है, 1/5। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, 1/5। ठीक, अब चेक करते हैं कि n का डिफरेंट वैल्यू के लिए जो हमें सिंगुलरिटी मिलेगा z का वैल्यू वो अगर इसके इनसाइड में है या नहीं है उसको हम लोगों को चेक करना है। ठीक, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 1। ठीक, तो यहां से z का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1/5। अब देखिए हम लोग को पता करना है कि ये z इसके इनसाइड में है या आउटसाइड में है। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि 5 पाई से बड़ा होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 आता है। ठीक है, तो 5 इससे बड़ा हो गया। अब देखिए 5 को इधर से मल्टीप्लाई कीजिए नीचे में, या पाई को इधर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/5 ये ग्रेटर हो जाएगा 1/5। ठीक, तो देखिए जो 1/5 है वो बड़ा हो जाएगा 1/5 से, मतलब कि ये इस सर्कल के बाहर में लाई करेगा कुछ यहाँ पे, देखिए मतलब कि आउटसाइड में लाई करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग यानी इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो जेड का वैल्यू मिलेगा हमें -1/5। ये भी कहाँ लाई करेगा, ये भी बाहर में लाई करेगा इस सर्कल के बाहर में। ठीक है, तो ये दो सिमिलरिटी यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा क्लोज्ड कर्व से आउटसाइड में लाई करता है। ठीक, अब देखिए हम लोग यानी इक्वल टू 2 क्लिक करेंगे तो हमारा जो जेड का वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा यहाँ से, तो 1/2π। अब चेक करेंगे कि जो ये जेड का वैल्यू मिला वो क्या इनसाइड में है या नहीं है। तो इसके लिए भी वही करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि 2π का वैल्यू 6 से बड़ा हो जाएगा, मतलब कि 5 से भी बड़ा होगा। और यहाँ पे देखिए 5 को नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/5 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और इसको नीचे यहाँ से आएगा 1/2π, मतलब कि 1/5 बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, मतलब कि 1/2π इसके इनसाइड में आएगा क्लोज्ड करके। तो मान लीजिए कुछ यहाँ पे है, ठीक है, 1/2π इनसाइड में आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से n इक्वल टू -2 भी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और फिर 3 पुट करेंगे n इक्वल टू 3 तो यहाँ पे आएगा
उसी प्रकार से n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो फिर और छोटा आ जाएगा। उसी प्रकार करते करते n इक्वल टू इन्फिनिट तो जाएंगे, तो n इक्वल टू इन्फिनिट में क्या होगा, ये 10 to 0 हो जाएगा z, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा सिंगुलरिटी। उसी प्रकार से माइनस की ओर से हम लोग बढ़ेंगे तो वो भी यहाँ से आते आते लास्ट में कहाँ जाएगा, 0 की ओर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हर एक सिंगुलरिटी इसके बीच में ही लाई करेगा, जो भी फंक्शन दिया है उसके सिंगुलरिटी इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, केवल इन दो वैल्यू के लिए n का आउटसाइड आ जाएगा, मतलब कि जो हमारा फंक्शन है उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी हमारा जो कर्व दिया है उसके इनसाइड में हमें मिल जाएगा। समझ गए, मतलब कि अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेसिड्यू फाइंड करना पड़ेगा हर एक सिंगुलरिटी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी के लिए हमें रेसिड्यू फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें मिलेगा। तो उतना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी के लिए रेसिड्यू फाइंड करें अलग अलग। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मेथड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक, इस मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे 1 अपॉन में z का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, ओमेगा पुट करना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे z से लेके w तक हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम लोग ये पुट करेंगे 1 अपॉन z को ओमेगा पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब कि दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए हम लोग अब 1 अपॉन में z को ओमेगा पुट करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं 1 अपॉन में z को ओमेगा, तो यहाँ से हमारा z का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 अपॉन में ओमेगा। ठीक, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, dz का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से हमें dz का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 अपॉन में ओमेगा का अगर डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा dz का वैल्यू मिल गया। अब देखिए अगर हम लोग इन्वर्सन करते हैं यहाँ पे 1 अपॉन जेड इक्वल टू ओमेगा पुट करेंगे, तब जो हमारा कर्व है उसमें क्या असर पड़ेगा उसको आइए समझते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए अगर हम लोग 1 अपॉन में जेड इक्वल टू ओमेगा पुट करेंगे तो जो हमारा कर्व गामा कर्व है क्लोज्ड कर्व, उसमें क्या चेंज आएगा। देखिए पहले तो वो अलग कर्व बन जाएगा, अब जो इसका डायरेक्शन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है हमेशा, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 1 अपॉन में 5 है और सेंटर क्या है, ओरिजिन है, तो ये 1 अपॉन में 5 रेडियस हो गया और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, इस तरह से, तभी इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लोग 1 अपॉन में जेड इक्वल टू ओमेगा पुट करेंगे तो जो हमारा नया कर्व मिलेगा हमारा, यहाँ पे गामा डैश हम लोगों ने मान लिया है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव आ जाएगा, मतलब कि देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका जो कर्व होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन जेड का डब्ल्यू पुट किए, ओमेगा पुट किए, तो यहाँ से पुट करेंगे तो इसका जो गामा डैश होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ ओमेगा, और इसको उल्टा कर दीजिए तो 5, मतलब कि इसका जो रेडियस हमें मिलेगा गामा डैश का वो क्या मिलेगा 5, और इसका डायरेक्शन क्या होगा क्लॉकवाइज, मतलब कि नेगेटिव सेंस में। ठीक है, ये तो यहाँ तक समझ गए। देखिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई टी कर्व है, वो क्या है 2 से लेके 3 तक है, मतलब कि देखिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में ये 2 3 है, इसका डायरेक्शन ये है कर्व, टी कर्व का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम लोग टी को क्या पुट करेंगे 1 अपॉन यू, इन्वर्सन कर दिए। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए अब यहाँ से u का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन में टी। ठीक, अब इसका डायरेक्शन अगर चेक करना चाहें u कर्व का तो क्या मिलेगा, सबसे पहले t इक्वल टू 2 पुट कीजिए, t इक्वल टू 2, तो u का वैल्यू क्या मिलेगा हाफ, मान लीजिए हाफ यहाँ पे है और यहाँ पे 1/3 है, तो t का अगर वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो आएगा हाफ। ठीक है, फिर t का वैल्यू मान लीजिए कि पुट करते हैं 2.5, ठीक है, इन दोनों का बीच में, तो ये आ जाएगा u का वैल्यू 1 अपॉन में 2.5, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर t इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 3, तो वो यहाँ आएगा। देखिए हम लोग किधर से किधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में, और जो u t कर्व था वो किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था, मतलब कि इसके अपोजिट में आ जाएगा अगर हम लोग इन्वर्सन पुट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस एग्जाम्पल से समझे होंगे कि कैसे इन्वर्सन करने पे हमारा जो कर्व का डायरेक्शन
वो एकदम अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, 1/z को डब्ल्यू पुट करने, ओमेगा पुट करने पे। यहाँ तक समझ गए। तो देखिए अब dz का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अगर हम लोग 1/z को ओमेगा पुट करेंगे तो ये मिलेगा -1/ओमेगा² डी ओमेगा, और जो हमारा कर्व है गामा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाएगा, और गामा चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या था, गामा mod z इक्वल टू 1/5 था, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू इनवर्स हो जाएगा, मतलब कि 5। ये कर्व ये हो जाएगा जिसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, और ये था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। यही हमारा ट्रांसफॉर्म है। चलिए इसी को पुट करके आप लोग देखते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन कैसे चेंज होता है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक, देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे गामा डैश, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो गया है। अब देखिए साइन 1/z, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा, क्योंकि 1/z क्या है, ओमेगा है, और dz का वैल्यू यहाँ से माइनस ऑफ 1/ओमेगा² डी ओमेगा। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या है कि इंटीग्रेशन गामा माइनस गामा क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ओवर गामा। तो आप लोग इसको जानते होंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ माइनस है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ बाहर में आ जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो ठीक है, इसी को यूज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे। ठीक, देखिए माइनस को बाहर आ गया, आई इज इक्वल टू यहाँ ओमेगा डैश आ गया, और यहाँ से इस माइनस को भी बाहर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, देखिए अब ओमेगा को हम लोग जेड यहाँ पे पुट कर सकते हैं हर एक जगह। तो ये तो सिर्फ क्या है, एक वेरिएबल ही है, तो आई का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, गामा डैश, देखिए ओमेगा को जेड पुट कर दिए हर एक जगह, तो यहाँ से साइन जेड और डी जेड। देखिए चेंज हो गया ना क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ गामा डैश क्या है, देखिए यहाँ पे जेड गामा डैश क्या है, ओमेगा को हम लोग जेड लिख रहे हैं अब। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 था ना, देखिए सेम। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन नंबर 2 में चेंज कर लिया। अब यहाँ से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले वही करेंगे हम लोग, सिंगुलरिटी फाइंड करेंगे इसका। तो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी है उसको जेड वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से जेड का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और साइन जेड को जेड 0 पुट करने पे एन का वैल्यू, जेड का वैल्यू क्या मिलेगा, एन पाई, और यहाँ पे एन पाई, यहाँ पे एन क्या होगा, इंटीजर होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 0 होने पे। तो यही हमारा सिंगुलरिटी हो गया, ठीक है, 0 और एन पाई, एन का वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर से। तो इतने सारे नंबर ऑफ हमारा जो सिंगुलरिटी आ गया। अब हमें चेक करना है कि कौन सा सिंगुलरिटी इसमें से इस क्लोज्ड कर्व के इनसाइड में आता है। ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व क्या है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस का है 5 है, और सेंटर क्या है 0 0। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 0, तो वो तो इनसाइड में आ गया। अब n इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो क्या आएगा, पाई, n इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या आएगा, जेड का वैल्यू पाई, और पाई क्या है 3.14 है, मतलब 5 से छोटा है, तो पाई यहाँ पे आएगा। ठीक, और 2 पुट करेंगे तो 2 पाई, मतलब कि 2 पाई मतलब 6 से बड़ा, तो 5 से बड़ा, तो 2 पाई बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से माइनस पाई भी इनसाइड में आएगा, और -2 पाई भी बाहर में आएगा। मतलब कि केवल देखिए, केवल 3 ही सिंगुलरिटी इसके इनसाइड में आ रहा है, माइनस पाई, 0 और पाई। ठीक, तो माइनस पाई और 0 एंड पाई, यही 3 सिंगुलरिटी जो है इस क्लोज्ड कर्व के इनसाइड में आ रहा है। तो इसी 3 सिंगुलरिटी के अराउंड हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेसिड्यू फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले 0 के अराउंड में हम लोग रेसिड्यू फाइंड करते हैं। चलिए, तो हमारा फंक्शन क्या है, 1/z² साइन जेड। हमारा क्या, अब हमें क्या फाइंड करना है, रेसिड्यू एट 0। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉरेंट्ज सीरीज का यूज करके 1/z -0, मतलब कि 1/z का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रेसिड्यू का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लॉरेंट्ज सीरीज का यूज करके यहाँ पे रेसिड्यू एट 0 फाइंड करेंगे। तो देखिए नीचे से साइन जेड में जेड कॉमन लेंगे, जेड सबसे पहले साइन जेड का एक्सपेंशन कीजिए, उसमें से जेड कॉमन लीजिए, तो जेड स्क्वायर पहले से था और एक जेड आ जाएगा, यहाँ से जेड क्यूब बन गया। अब जेड को कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, साइन जेड का एक्सपेंशन तो आप लोग जानते ही होंगे, जेड स्क्वायर यहाँ पे मॉड फैक्टोरियल 3 प्लस जेड
रेस्ट टू द पावर 4 देखिए यहाँ से जेड एक कम हो गया ऊपर से पावर में, ठीक है, यहाँ पे हम फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारा जेड स्क्वायर साइन जेड का यहाँ से एक्सप्रेशन करके इसका वैल्यू हमें ये मिल गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 माइनस के फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए जेड क्यूब 1 माइनस यहाँ से ब्रैकेट ले लेंगे तो ये बच जाएगा जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 3, तो यहाँ से माइनस को मान लिया तो यहाँ माइनस बच जाएगा, जेड रेस्ट पावर 4 फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे क्या था माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको ऊपर में लाएंगे, हम लोग को देखिए 1/z का पावर में माइनस इस फॉर्म में लाएंगे इतना को, ठीक है, तभी जाके इसको एक्सपेंशन में क्या ले सकते हैं 1/1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। आप लोग इस फॉर्मूला को जानते ही होंगे, ठीक है, जहां जेड क्या है 1 से छोटा है, मॉड जेड 1 से छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको ऊपर में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 3 माइनस जेड 4 फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, पावर में क्या आ जाएगा -1, ठीक है, और नीचे क्या था जेड क्यूब था यहाँ से। अब देखिए इसको पूरा को जेड मानिए तो 1 माइनस जेड का पावर -1 इस फॉर्म में आ गया, तो इसको अब एक्सपेंशन कर सकते हैं। हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ 1 में जेड निकालना है, ठीक है। तो बाहर में इसको रख दिए इसको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 क्या है 1 प्लस जेड, तो 1 प्लस जेड ये पूरा है जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 3 माइनस जेड रेस्ट टू पावर 4 फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद क्या है प्लस जेड स्क्वायर मतलब कि पूरा का इस पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 3 माइनस जेड 4 फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग कि एक्सपेंशन मैंने कैसे किया। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है 1/z का कोएफिशिएंट, तो नीचे देखिए क्या है, नीचे क्या है जेड क्यूब है, तो ऊपर में क्या होना चाहिए जेड स्क्वायर, तभी तो इसका काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से जेड 1/z मिलेगा, मतलब कि ऊपर में हमें स्क्वायर ढूंढना है इस पूरे में से ब्रैकेट के अंदर में से। तो देखिए केवल इसी टर्म में हमें क्या मिलेगा जेड स्क्वायर मिलेगा ऊपर में, बाकी कहीं भी हमें जेड स्क्वायर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ से जेड 4 आएगा फिर 6 आएगा, मतलब बढ़ते जाएगा, तो जेड 2 ही से मिलेगा जेड स्क्वायर, और इस टर्म में देखिए जेड स्क्वायर तो है लेकिन बाहर में क्या है स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 4, जेड स्क्वायर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें जेड का पावर सेकंड नहीं मिलेगा, बाकी उसी तरह से आगे भी हमें कहीं भी जेड स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो केवल इसी टर्म में जेड स्क्वायर मिलेगा। देखिए अब हमें यहाँ से अगर कोएफिशिएंट ऑफ 1/z अगर फाइंड करना चाहें तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है इन दोनों को रखिए सिर्फ एक जगह, तो जेड क्यूब ऊपर में जेड स्क्वायर, तो नीचे 1/z बच गया और 1 में फैक्टोरियल 3, तो यही हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ 1/z क्या आ जाएगा 1 में फैक्टोरियल 3 मतलब कि 1/6, तो यही हमारा जो रेसिड्यू एट 0 क्या मिल गया 1/6, ठीक है। तो हमारा रेसिड्यू एट 0 क्या मिल गया, रेसिड्यू एट 0 1/6। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा रेसिड्यू एट -π और रेसिड्यू एट π, ठीक है। रेसिड्यू एट 0 हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक। अब चलिए इन दोनों को फाइंड करते हैं। देखिए हम लोग आप फाइंड करेंगे रेसिड्यू एट +-π, दोनों को एक ही बार में फाइंड करेंगे, ठीक है, रेसिड्यू एट +-π। तो देखिए ये जो +-π है वो क्या है, किस टाइप का सिंगुलरिटी है, देखिए ये सिंपल पोल है। अब सिंपल पोल कैसे है उसके लिए चेक क्या करेंगे, देखिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू +-π, दोनों को साथ में कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस ऊपर आ जाएगा क्योंकि हम लोग को माइनस में सिंगुलरिटी करना है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल पोल है तो यहाँ पे पावर 1 आएगा और जो भी फंक्शन है जेड स्क्वायर साइन जेड। अगर इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा फाइनाइट नंबर तो हम लोग कहेंगे कि जो +-π है सिंगुलरिटी है वो क्या है सिंपल पोल है, तो यही तो नियम होता है। अब देखिए अगर इसको चेक कीजिएगा तो आप लोग मिल जाएगा, यहाँ से भी अगर हम सिंगुलरिटी रेसिड्यू फाइंड करना चाहें तो रेसिड्यू का फॉर्मूला यही होता है, लिमिट z टेंड्स टू सिंगुलरिटी और z माइनस सिंगुलरिटी और फंक्शन इनटू फंक्शन, तो यही हमारा रेसिड्यू होता है सिंपल पोल के लिए। तो चलिए इसी को हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखिए लिमिट z टेंड्स टू +-π, अब अगर हम लोग +-π ऊपर नीचे पुट करेंगे तो 0/0 आएगा, देखिए, ठीक है। z इक्वल टू अगर +π पुट करेंगे तो यहाँ भी 0
और साइन पाई क्या होता है 0, तो 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, मतलब कि एल हॉस्पिटल यूज करना पड़ेगा। अब ऊपर भी डिफरेंशिएट कीजिए, नीचे भी कीजिए। तो ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि पावर में 1 है। और नीचे पुट करेंगे तो सब डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इसको करिए 2z, फिर प्लस अब जेड स्क्वायर, अब उसके बाद साइन जेड का डिफरेंशिएट कॉस जेड। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करने से हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जेड का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा 0, प्लस माइनस दोनों के लिए क्या आएगा साइन जेड 0, ठीक है। और इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, जेड का वैल्यू प्लस पाई पुट करेंगे तब भी पाई स्क्वायर यहाँ से, और माइनस पाई पुट करेंगे तब भी पाई स्क्वायर। और कॉस का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस दोनों में बराबर होता है, तो कॉस प्लस और माइनस पाई क्या आएगा -1 होता है, ठीक है। तो रेसिड्यू एट प्लस माइनस पाई दोनों के लिए क्या आएगा, सेम रेसिड्यू आएगा -1 में पाई स्क्वायर। देखिए रेसिड्यू एट 0 क्या आया 1/6 आया, रेसिड्यू एट प्लस पाई क्या आया -1 में पाई स्क्वायर, और सेम रेसिड्यू एट माइनस पाई भी क्या आया, यही आया -1 में पाई स्क्वायर। अब देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 2πi फॉर्मूला होता है, कोसेट रेसिड्यू फॉर्मूला 2πi एट 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट सिंगुलरिटीज, ठीक है, इनसाइड द क्लोज्ड कर्व। तो यही हमारा 3 सिंगुलरिटी आया, उसी 3 सिंगुलरिटी के अराउंड में हम लोगों ने रेसिड्यू फाइंड कर लिया। तो 2πi सबसे पहले 0 के अराउंड में क्या है 1/6 है, फिर प्लस, फिर पाई के अराउंड में, प्लस पाई के अराउंड में रेसिड्यू क्या है -पाई स्क्वायर। उसी प्रकार से माइनस पाई के अराउंड में क्या है सेम वही है, प्लस -1 में पाई स्क्वायर। तो यही हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू आया, दोनों इंटीग्रेशन के लिए सेम आंसर है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 2πi 1/6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू 2/पाई स्क्वायर माइनस में, ठीक है। तो यही हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया, दोनों इंटीग्रेशन का वैल्यू 2πi इंटू में ब्रैकेट 1/6 माइनस 2/पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों ही इंटीग्रेशन का जो आंसर हमें मिला वो ये मिला, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप लोग सारे प्रोसेस को समझे होंगे कि मैंने कैसे इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश की, तो वहां से हम लोगों ने पाया कि हम लोग उस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी जो इस क्लोज्ड कर्व के साइड में मिल जा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, इन्वर्सन किया, 1/z को ओमेगा पुट करके ट्रांसफॉर्म किया, तो हमें जो इंटीग्रेशन मिला वो क्वेश्चन नंबर 2 के बराबर ही मिला, मतलब कि दोनों क्वेश्चन सेम है। अब क्या किया हम लोगों ने, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिंगुलरिटी फाइंड किया, इतना सिंगुलरिटी मिला हमें, इनफाइनाइट नंबर यहाँ भी सिंगुलरिटी मिल रहा है, लेकिन इस कर्व के इनसाइड में सिर्फ 3 ही सिंगुलरिटी मिल रहा है, -पाई 0 पाई, ठीक है। अब क्या करना है कि इन तीनों सिंगुलरिटी के अराउंड में हम लोगों को रेसिड्यू फाइंड करना है इस फंक्शन का 1/z स्क्वायर साइन जेड का। तो हम लोगों ने 0 को फाइंड किया लॉरेंट सीरीज के यूज करके, 1/6 आ गया, और प्लस माइनस पाई को सिंपल पोल है इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने रेसिड्यू फाइंड किया, दोनों के लिए सेम वैल्यू आया -1 में पाई स्क्वायर। अब सब रेसिड्यू को जोड़ दिया और 2πi से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही प्रोसेस था। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोगों का जो डायरेक्शन ऑफ क्लोज्ड कर्व है 1/z इन्वर्सन करने पे वो कैसे चेंज होता है, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कैसे होता है, तो वो भी हम लोगों ने एग्जांपल के साथ ही समझा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग सारे चीजों को समझेंगे इस वीडियो में, ठीक। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग, तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।